हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आप सभी का जीरो टू हीरो जो कंप्यूटर की हमारी सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई है उसके पार्ट 3 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपने जो इसके प्रीवियस जो पार्ट आ चुके हैं यानी कि 2 पार्ट इससे पहले आ चुके हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे ना तो आप उनको जाके विज़िट करें, क्योंकि उसके अंदर जो है हमने कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में पढ़ लिया है और कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यानी उसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे कंप्यूटर काम करता है, वो सब कुछ पढ़ लिया है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया हमने और भी काफ़ी कुछ हमने उन 2 वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट किया है। तो आपको उनके सारे पार्ट से आगे उसके बाद में आपको यहाँ पर इसकी वीडियो के ऊपर आना चाहिए पार्ट पे, ठीक है। ये पार्ट 3 है उसका। तो आज हम कंप्यूटर के 2 सेगमेंट बने होते हैं, ठीक है, उन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो हमारे कंप्यूटर होता है ना उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होते हैं सॉफ्टवेयर और एक होते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर कौन सा पार्ट होता है कंप्यूटर का? जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऐसा रीजन होता है जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, ना तो उसको टच कर सकते हैं ना उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर, यानी कि जो स्क्रीन के अंदर जो जो चीज़ें चल रही हैं, अगर हम कोई भी, जैसे मान लो अभी मैं आपको स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ तो आप हम इन सब चीज़ों को टच नहीं कर सकते, तो आप जो है उस पार्ट को, हम उस रीजन को बोलेंगे सॉफ्टवेयर। उसके बाद में आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हम जिनको फिजिकली टच कर सकते हैं, जिनको फील कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो भी पार्ट, जिन पार्ट से मिलके बनता है ना कंप्यूटर, उसको हार्डवेयर पार्ट रीजन बोलते हैं कंप्यूटर का। और सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल जो हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते, उस पार्ट को बोलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। उसके बाद में हम अब पढ़ेंगे हार्डवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर रीजन हम बाद में स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के आगे हम कुछ टाइम तक हार्डवेयर के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। हार्डवेयर के A to Z पार्ट्स की हम जानकारी यहाँ से लेंगे, ठीक है। अभी जो है सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है, प्रोसेसिंग यूनिट आती है, ठीक है। मैंने बताया था डिवाइसेस 3 टाइप के होते हैं, एक तो प्रोसेस करने वाले, एक इनपुट और एक आउटपुट, ठीक है। वो सब पीछे की वीडियोज़ में मैंने बता दिया है। तो हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट, अब कई लोगों के या कई बच्चों के दिमाग में ये वहम होता है कि जो CPU होता है और प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो सेम चीज़ होती है। तो ऐसा नहीं है। CPU जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट का एक पार्ट है, ठीक है। वो प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है, हम बोल देते हैं CPU। जैसे वो बॉक्स साथ रखा हुआ दिखाई देगा तो सभी उसको CPU बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअल में वो CPU नहीं होता। CPU एक पार्ट होता है उसका, ठीक है। अब जो ये प्रोसेसिंग यूनिट है किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है? सबसे पहले होता है केस, उसके बाद में मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के साथ में जो मदरबोर्ड, ये जितने भी कंपोनेंट यहाँ पे दिए हुए हैं ये सभी इस केस के अंदर क्या रहते हैं? फिट रहते हैं। और जो ये मदरबोर्ड है, ये जो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं आपको आगे की, ये सारी चीज़ें इस मदरबोर्ड के अंदर फिक्स रहती हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है रैम, HDD, SSD और PSU, ठीक है, पावर सप्लाई यूनिट बोलते हैं इसको। फिर आता है ग्राफिक कार्ड्स, इसको GPU बोलते हैं, ठीक है। कूलिंग फैन आता है इसके अंदर। CPU, ये देखो CPU जो प्रोसेसर होता है ना कंप्यूटर का, जो मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है, उसको बोलते हैं CPU, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं इसको। उसके बाद में आता है ऑप्टिकल ड्राइवर, जो CD वगैरह वाले होते हैं, वो सारे पढ़ेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे सारा। नेटवर्क कार्ड से होते हैं और साउंड कार्ड होते हैं। ये जो पूरी जो चीज़ मैंने आपको, इसके अलावा भी बहुत कुछ इसके अंदर रह गया है, इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर अभी नहीं जाएंगे हम। इतना अगर आप कर लेते वो भी बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो इसको बहुत ही ध्यान से हर एक पार्ट को समझेंगे कि कौन सा पार्ट किस लिए ज़रूरी होता है, क्या काम करता है, ठीक है। वो सब चीज़ हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। अभी आ जाते हैं केस के बारे में, पढ़ लेते हैं। जो केस होता है वो कुछ ऐसा ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, सबसे पहली चीज़ तो हमको ये जो हमारे जो इंटरनल जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, उनको एक तो एक्सटर्नल डैमेज से बचाता है। इसके अंदर लगे होते हैं ना सारी जो पार्ट्स लगे होते हैं, वो एक तो एक्सटर्नल डैमेज से बचाता है अपने को, इस पार्ट्स को, ठीक है। और डस्ट वगैरह जो होती है उसके ऊपर, उससे भी हम ये हमारे इन पार्ट्स को सेव करके रखता है। कूलिंग सपोर्ट, अब बाहर का टेम्परेचर कैसा होता है, इसके अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा अलग होता है बाहर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर मेंटेनेंस का भी काम बहुत ही अच्छी तरह से करता है। वेंटिलेशन होता है प्रॉपर इसके अंदर। उसके बाद में आता है केबल मैनेजमेंट।
इसके अंदर हर एक केबल का बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर मैनेजमेंट होता है कि कौन सी केबल कहाँ लगना चाहिए, कौन सी केबल कहाँ लगना चाहिए, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो वायरिंग वगैरह करने में। आपको ये पोर्शन भी मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर के जो ये जितने पार्ट्स हम पढ़ेंगे ना, इनको वायरिंग कैसे करनी है, इनको आपस में कनेक्ट कैसे करना है, वो सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में आता है बिल्ड मटेरियल। ये कई सारे मटेरियल से बनता है, प्लास्टिक से बनता है, एल्यूमिनियम का भी बना होता है, और भी ग्लास वगैरह का बना होता है। आजकल जो फैंसी आते हैं वो ग्लास वगैरह के से बनते हैं, और जो मेटल के होते हैं वो हाईली ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है, चल जाते हैं काफ़ी लंबे समय तक। ग्लास वगैरह के, प्लास्टिक वगैरह के टूटते बहुत जल्दी हैं, ठीक है। और टूल फ्री इंस्टॉलेशन, इसके अंदर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता जिसको टूल की हेल्प से खोलना पड़े। हर एक पार्ट ऐसा होता है जो हम इजीली अपने हाथों से खोल सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार के टूल की ज़रूरत नहीं होती। स्लॉट्स होते हैं इसके अंदर, उन स्लॉट से हम क्या कर सकते हैं, इजीली इनको रिमूव कर सकते हैं, और जो भी पार्ट है उनको हम आराम से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता लग गया होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं मदरबोर्ड की। ये जो है बहुत ही ज़रूरी पार्ट है कंप्यूटर का, ठीक है, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट होते हैं सीपीयू के अंदर, जो भी कंपोनेंट लगे हुए होते हैं वो सभी इसी के साथ में कनेक्टेड होते हैं, सब के सब, ठीक है। ए टू जेड पार्ट यहीं पे कनेक्ट होते हैं। अब होता क्या है, ये सेंट्रल हब होता है, जैसे मैंने बताया ना, सारी चीज़ इसी के साथ में कनेक्ट होती है। जितने भी एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, थोड़े से कम डाले हुए मैंने, जितने भी एग्जांपल है वो सब यहीं पे कनेक्ट रहते हैं। उसके बाद में सॉकेट कंपैटिबिलिटी, हर एक चीज़ का एक प्रॉपर सॉकेट होता है, उस सॉकेट के अंदर लगते हैं। सप्लाई कहाँ पे कौन सी जानी चाहिए, वो सारा मैनेजमेंट इसी के अंदर होता है। चिपसेट लगे होते हैं डाटा का फ्लो करने के लिए। अब हमने कोई कंप्यूटर को डाटा दिया है, फीडबैक दिया, तो वो सब प्रोसेस करने का काम भी इसी के अंदर होता है, ठीक है। और उसके बाद में आता है एक्सपेंशन स्लॉट, जो अगर हमको कोई एडिशनल चीज़ें भी ऐड करनी है इसके अंदर, वो सारे स्लॉट्स भी इसके अंदर ऑलरेडी हमको मिलते हैं, ठीक है। पावर ड्यूरेबिलिटी सप्लाई करता है, हर एक कंपोनेंट को एक अलग पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, और हर एक कंपोनेंट को एक अलग करंट की अलग वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वो हर एक कंपोनेंट को एक अलग वैल्यू से करंट की सप्लाई करता है, ताकि वो जितना उसको चाहिए उतना ही मिले। उससे ज़्यादा मिलेगा तो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में मदरबोर्ड जो है वो दिखता कैसे है। उसके इतने सारे कंपोनेंट्स और भी रहते हैं अपने, ठीक है, वो सारा मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। देखिए कुछ ऐसा जो है ना, इसके सारे पार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे प्रोसेसर लगता है, जो सीपीयू का सॉकेट होता है ये अपने को मिल जाता है। रैम लगाने के जो सॉकेट्स हैं वो मिल जाते हैं। पावर सप्लाई, जो पूरे मदरबोर्ड को जो सप्लाई मिलती है ना, वो कनेक्ट करने का पोर्ट यहाँ पे मिल जाता है अपने को। उसके बाद में जो P4 पावर कनेक्टर है, ये जो फ़ैन होता है ना, कूलिंग फ़ैन लगेगा इसके ऊपर, जो प्रोसेसर के ऊपर लगता है। अभी उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। वो यहाँ पे कनेक्ट होता है। ये सारे पोर्ट हो गए, जैसे USB वगैरह या कोई इथरनेट केबल या ऑडियो केबल, जो भी हमें कनेक्ट करनी होती है, VGA के केबल वगैरह, वो सारा यहीं से कनेक्ट होता है। कोई प्रिंटर ऐड जोड़ना है हमको, कोई मॉनिटर लगाना है, माउस कीबोर्ड लगानी है, या जो भी स्पीकर माइक जो भी लगाना है, वो यहीं से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। सब चीज़ों के बारे में एक डिटेल वीडियो मैं बना दूँगा इसकी, ठीक है। वो अभी इसके अंदर डिस्कशन हम नहीं करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब ये जो आती है रैम क्या होती है, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर। ये मदरबोर्ड के अंदर ही लगती है। देखो ये सॉकेट्स मैंने बताए थे ना, रैम के लिए सॉकेट को कुछ ऐसे होते हैं, इनके अंदर लॉक सिस्टम होता है। यहाँ पे देखो ये क्या होता है, रैम को जैसे प्रेस करते हैं तो लॉक हो जाते हैं। जब इनको इधर से प्रेस करते हैं तो ये जो रैम है ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाती है। अब इसकी जो फुल फॉर्म है वो कई बार पूछी जाती है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसको ऐसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, टेम्परेरी स्टोर करती है डाटा को, क्विक एक्सेस के लिए। मतलब इजीली अगर हमें किसी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना है तो उसके लिए कुछ ही समय के लिए डाटा को स्टोर करके रखती है, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगर कुछ समय के बाद अगर कंप्यूटर ऑफ कर देंगे तो उसके कुछ टाइम के बाद में इसके अंदर से जो भी डाटा हमने यूज़ किया है इसके अंदर, वो डाटा ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, ठीक है। और एक और मोर इम्पोर्टेंट बात, ये जो दिखाई गई है आपको, ये लैपटॉप की रैम है, और जो कंप्यूटर की रैम होती है वो काफ़ी लंबी होती है, ठीक है।
इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी होती है वो, ये लैपटॉप की रैम है, ठीक है। और स्पीड अप परफॉर्मेंस ये क्या करती है, कंप्यूटर के अंदर जितने भी मल्टीपल टास्क चल रहे हैं, मान लो मैंने क्रोम ओपन कर रखा है, साथ में कोई और सॉफ्टवेयर एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह जो भी है वो सब ओपन कर रखा है, साथ में म्यूजिक भी चला रखा है, फ़ोटो गैलरी भी खोल रखी है, तो इतने सारे टास्क को एनहेंस करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है स्पीड अप करने के लिए कंप्यूटर की, ठीक है। और जो स्पीड अप जो होती है वो होती है जो इनका जो वर्जन होता है ना, जितना लेटेस्ट वर्जन होगा उतनी अच्छी इनकी स्पीड होगी, उतनी अच्छी एफिशिएंसी होगी। अभी जो करंट जो चल रहे हैं DDR4 और DDR5 चल रहे हैं, ये करंट वर्जन है इसके, ठीक, DDR4 और DDR5, ठीक है। उसके बाद में आता है अपग्रेडेबल कंपोनेंट। ये क्या मैंने अभी बताया ना शुरू में कि हम इसको क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे पहले क्या लगी हुई है, 4 GB की रैम लगी हुई है, ठीक है, और अपने को 8 GB की लगानी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा GB होगी, ठीक है, ये पर GB के हिसाब से स्पीड अपनी अपग्रेड करता है। जो कंप्यूटर होता है ना, अगर हम जितनी ज़्यादा GB की रैम लगाएंगे उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, मल्टीपल टास्क जो कंप्लीट करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो जैसे यहाँ पे 4 GB का रैम लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से 4 GB से हटा के मेरे को यहाँ पे लगाना है, यहाँ 4 से मेरे को हटा के और यहाँ पे 8 GB का लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, इन लॉक्स को खोल लूँगा, ये वाले जो लॉक हैं, और इन लॉक को खोल के जो नया रैम है वो इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। तो हमारी जो पहले जो 4 GB की रैम थी ना, वो अब 8 GB की हो गई है। और ये होते हैं 2 स्लॉट्स भी हो सकते हैं, मदरबोर्ड के अंदर 4 स्लॉट भी हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास 4 स्लॉट है, 4 स्लॉट के अंदर 8 लगा देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम जो है क्या हो जाती है, कैपेसिटी हो जाती है मल्टीपल टास्क को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देख लेते हैं HDD और SSD। अब ये 2 अलग अलग कंपोनेंट हैं, लेकिन ये जो काम है ना वो सेम ही करते हैं, डाटा स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है, परमानेंट डाटा स्टोर का काम करते हैं। वो जो अभी हमने रैम पढ़ी है वो एक सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी है, और जो ये है ये क्या है, एक परमानेंट चीज़ है। जो SSD है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। उसके बाद में HDD की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, इसकी भी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। ये क्या होती है, एज़ कम्पेयर जो SSD होती है ना वो बहुत ही, हाँ एक मैं ये बता देता हूँ, ये जो होती है एज़ कम्पेयर SSD काफ़ी बड़ी होती है, HDD SSD के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है, और स्लो भी होती है। ये वाली जो है स्लो होती है, और ये वाली जो होती है ये फास्ट होती है, कई गुना फास्ट होती है। अगर ये मान लो इसकी स्पीड अगर 1 गुना है तो इसकी स्पीड जो है वो कम से कम 5-6 गुना एक्स्ट्रा मिलेगी इसकी, ठीक है। और ये लंबी चलती हैं क्योंकि इसके अंदर जो है मूवेबल पार्ट नहीं होते, और जो ये हैं चलती नहीं। अगर ये गिर गई, मान लो बाई चांस ये नीचे गिर जाती है, ठीक है, तो इसका तो क्या पता ना बिगड़े कुछ, लेकिन अगर ये गिर गई ना तो ये ख़राब हो जाएगी। आपका जितना भी डाटा इसके अंदर है ना वो सारा का सारा करप्ट हो जाएगा। करप्ट तो क्या, बिल्कुल चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, एक डिस्क होती है। ये देखो इसके अंदर क्या होती है, एक स्पिनिंग डिस्क होती है जो इसके अंदर रोटेट होती है, उसी डिस्क के अंदर सारा डाटा स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, सबसे जो SSD होती है इसके अंदर पावर जो कंजप्शन होती है वो लो होती है, और इसके अंदर जो पावर कंजप्शन है वो होती है ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर एक मोटर घूमती है और वो मोटर डिस्क को घुमाती है। उसी की वजह से क्या होता है, डाटा वो मतलब एक्सेस करता है इसके अंदर, ठीक है। और जितने ज़्यादा GB की रहेगी जो SSD है वो थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, क्योंकि हाईली ड्यूरेबल होती है, स्पीड भी कई गुना फास्ट होती है, लाइट वेट होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो डाटा एक्सेस करना है वो भी बहुत जल्दी कर पाते हैं। तो जो है ये थोड़ी कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर दिस, ठीक है। और जो ये जो है ना जो HDD होती है, इसको बल्क डाटा स्टोर करने के लिए, जहाँ पे मान लो डाटा स्टोर करके रखना है कंप्यूटर के अंदर, तो उसके अंदर एक जगह पे फिक्स करके लगा के छोड़ दी जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर हम डाटा स्टोर करके रख सकते हैं अपना। और डाटा स्टोर करके छोड़ना है तो वो इसके अंदर हम इजीली छोड़ सकते हैं। देखो इसको खोल के भी दे रखा है, इसके अंदर लगे होते हैं चिपसेट, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये अपनी SSD है, SSD के अंदर लगे होते हैं चिपसेट। ये पूरे चिप सिस्टम के ऊपर बेस होती है, IC बोलते हैं जिनको। और जो ये होती है ना HDD, इसके अंदर होती है, देखो ये डिस्क होती है,
ये मोटर लगी हुई होती है। ये मोटर क्या होती है, घूमती है इसके अंदर, और ये जो लगा होता है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है, रीडर होता है, जो इसके अंदर डाटा है ना उसको रीड करने का काम करता है, उसके बाद में ट्रांसफ़र करता है कंप्यूटर के पास में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा HDD और SSD के बारे में। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, हम बात कर लेते हैं पावर सप्लाई की। जो मैंने अभी बताया था आपको शुरू में कि जो कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई के सॉकेट्स दिए होते हैं, ठीक है, पोर्ट दिए होते हैं, ये जो पोर्ट लगे होते हैं ये उसी के अंदर लगते हैं। हर एक चीज़ के लिए एक अलग पावर सप्लाई करता है ये। ठीक है, पावर रेटिंग, ये क्या होता है, वाट के अंदर इसके अंदर पावर की रेटिंग होती है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मेन जो पावर है वो यहाँ पे लगी, यानी कि जो हमारी जो घर के अंदर से जो 240 वोल्ट की आती है वो यहाँ पे लगती है। उसके बाद ये जो है ना AC करंट को DC करंट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद में कंप्यूटर के मदरबोर्ड के पास में भेजता है। ठीक है, मदरबोर्ड के जितने अलग अलग कंपोनेंट हैं उनके पास उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके फिर ये करंट को सप्लाई करता है। ठीक है, इसके अंदर लगा होता है कूलिंग फैन, क्योंकि इसके अंदर भी एक छोटा सा मदरबोर्ड लगा होता है, क्योंकि वो कंट्रोल करता है कि किस कंपोनेंट को कितना सप्लाई देना है। ठीक है, और जो कूलिंग फैन होता है ये क्या करता है, इसके अंदर कंपोनेंट को कूल करने का काम करता है, क्योंकि जब भी करंट का फ्लो होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए ये फ़ैन लगा हुआ होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, ये सारे पोर्ट्स लगे होते हैं अलग अलग चीज़ों को पावर सप्लाई करने के लिए। जैसे मदरबोर्ड के लिए ये हुए, ये सारे हार्ड ड्राइव को ये सप्लाई देने का काम करते हैं मान लो। ठीक है, ये वाला मान लो आप SSD को सप्लाई देने का काम कर रहा है। ये मान लो आप जो ऑप्टिकल ड्राइव्स होती हैं उनको सप्लाई देने का काम कर रहा है। तो मतलब हर एक जो इसकी वायर होती है, हर एक केबल एक अलग डिवाइस को पावर सप्लाई करती है। ठीक है, अब इसका समझ में आ गया होगा। उसके बाद में एफिशिएंसी होती है, इसका जो है पावर सप्लाई को लॉस करने का जो काम है वो कम कर देती है। पावर सप्लाई को जो ख़राब नहीं करती है, जिसको जितना करंट चाहिए उतना ही सप्लाई करती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर मॉड्यूल्स लगे होते हैं, सेमी मॉड्यूल्स, जो कि क्या आते हैं केबल की मैनेजमेंट के थ्रू एक कंप्यूटर के मदरबोर्ड को क्या करते हैं, करंट को पास करते हैं। वोल्टेज रेल्स होते हैं इसके अंदर के, ये क्या करते हैं, करंट को उनके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। जैसे 12 वोल्ट का चाहिए, किसी को 5 वोल्ट चाहिए, 3.3 वोल्ट चाहिए, कंपोनेंट अलग अलग जितने भी लगे हैं उनको। तो मेनली जो ये काम करता है ना, पूरा जो काम करता है ये सप्लाई को रेगुलेट करने का काम करता है। उसके बाद में कनेक्टर्स होते हैं इसके CPU GPU के साथ में। ठीक है, और हाईली ड्यूरेबल होते हैं इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो। उसके बाद में आ जाता है अपने पास में पावर सप्लाई यूनिट, नहीं ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा गया है। ठीक है, ये है अपना ग्राफिक कार्ड बोलते हैं जिसको। ठीक है, यहाँ पे आएगा ग्राफिक कार्ड। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, ग्राफिक्स को एनहेंस करने का काम करते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ हमको मॉनिटर पे दिखाई देती है ना, उसको एनहेंस करने का काम ये करते हैं। वैसे तो दिखाई देती है, लेकिन उसके फ्रेम्स वगैरह को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी को और एनहेंस करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर कई सारे पोर्ट लगे होते हैं, VGA के पोर्ट्स होते हैं, HDMI पोर्ट्स भी होते हैं, मतलब अलग अलग पोर्ट्स होते हैं जो कि मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर के साथ में। विजुअल परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर देता है। जैसे कि इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गेमिंग वगैरह के अंदर, वीडियो एडिटिंग वगैरह के 3D जो रेंडरिंग होती है उन सब के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इनकी, क्योंकि हर एक फ्रेम के ऊपर काम करना पड़ता है वीडियो एडिटिंग में, 3D रेंडरिंग के अंदर, गेमिंग के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर खुद की एक डेडिकेटेड मेमोरी है जो कि डाटा को स्टोर करने का काम करती है। जैसे रैम होती है ना, वो कुछ देर के लिए डाटा को प्रोसेस करने के लिए डाटा स्टोर करती है, उसी तरह इसके अंदर भी एक डेडिकेटेड मेमोरी लगी होती है जिसको VRAM बोलते हैं। ठीक है, ये भी पूछा गया है कई बारी, VRAM किसे बोलते हैं। ठीक है, तो VRAM ग्राफिक कार्ड के अंदर लगी हुई एक मेमोरी कार्ड होता है जो कि डाटा को टेम्परेरी स्टोर करता है रेंडरिंग करने के लिए, उसको स्मूथ बनाने के लिए। ठीक है,
रिजोल्यूशन सपोर्ट, अलग अलग रिजोल्यूशन के ग्राफिक कार्ड्स यहाँ पे अपने को मिल जाते हैं बहुत सारे। जैसे 4K अगर कहीं पे देखना है तो 4K का जो ग्राफिक कार्ड है वो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा हमको अपने कंप्यूटर के अंदर। इसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था, ठीक है। और जो VR वगैरह AI वगैरह है उन सब के अंदर ग्राफिक कार्ड्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। मशीन लर्निंग वगैरह के अंदर डाटा प्रोसेस का जो भी काम होता है उन सब के अंदर ग्राफिक कार्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है अपने पास में कूलिंग फ़ैन। कूलिंग फ़ैन तो आप सभी को पता ही होगा, कूलिंग करने का काम करता है। जो कंपोनेंट्स होते हैं ना उन सभी को ओवर हीटिंग से बचाने का काम करते हैं। ये होता है एसेंशियल फॉर रेगुलेशन टेम्परेचर, बताया तो अभी। जैसे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, परफॉर्मेंस को हाई कर देता है, CPU और GPU को स्मूथ रनिंग के अंदर भी बहुत हेल्प करता है ये, ठीक है। उसके बाद में आता है लाइफ स्पैन बढ़ा देता है कंप्यूटर का। जो हार्डवेयर होते हैं ना उसके कंपोनेंट जो होते हैं उनको जलने से बचा देता है, तो उसकी लाइफ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन का मतलब होता है उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब कितने टाइप्स के, एयर टाइप का हो गया, जैसे ये होता है फ़ैन लगा होता है तो हवा के थ्रू वो कूल करता है। लिक्विड वाले आ चुके हैं आजकल तो, ठीक है। हाइब्रिड कूलिंग वाले आ चुके हैं जिनके अंदर 2-3 पंखे लगे होते हैं और ये लिक्विड वाला भी साथ में लगा हुआ होता है, तो वो भी आ चुके हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है ये हाइब्रिड कूलिंग का। उसके बाद में नॉइस लेवल जो है इनकी फ़ैन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कई तो जो ये कूलिंग फ़ैन है वो इतने अच्छी क्वालिटी के आते हैं जो अगर चलेंगे तो अपने को पता भी नहीं लगेगा कि ये कूलिंग फ़ैन चल भी रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। लेकिन उनके जो कूलिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। अच्छा, उसके बाद में जो है ना कंप्यूटर के अंदर जो क्लॉकिंग होती है, मतलब डाटा प्रोसेस करने की जो स्पीड होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो क्लॉक इंक्रीज करने का, ओवर क्लॉक जो है वो उसके अंदर ओवर क्लॉकिंग ना हो, ठीक है, तो उसको रेगुलेट करने का काम भी यही करते हैं, ठीक है। इजी टू इंस्टॉल होता है। इजी टू इंस्टॉल मतलब लॉक होते हैं इसके अंदर, बिल्कुल ऐसे प्रोसेसर के ऊपर फिट किया या जहाँ पे भी इसको लगाना है तो इसके ऊपर लॉक होते हैं। वो लॉक क्या है, मदरबोर्ड के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है CPU, कंप्यूटर का मदरबोर्ड के अंदर लगने वाला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। यही जो चीज़ है ना, यही चीज़ पूरे कंप्यूटर के अंदर डाटा को प्रोसेस करने का काम करती है। जितनी भी कमांड कंप्यूटर के अंदर आती है उन सभी को प्रोसेस करने का काम यही चीज़ करती है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि पूरे कंप्यूटर की जो सेंट्रल यूनिट है वो इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, CPU को बोलते हैं, ठीक है। और सारे जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं उसको कलेक्ट करता है, उसके बाद में हमें आउटपुट देता है। क्लॉक स्पीड को भी यही जो है रेगुलेट करता है प्रोसेसिंग डाटा के अंदर। डाटा को प्रोसेस करने के अंदर आपने कई कंप्यूटर के अंदर देखा होगा कि किसी कंप्यूटर की स्पीड 2.5 गीगाहर्ट्ज़ है, ठीक है, किसी की 3 गीगाहर्ट्ज़ है, तो कुछ ऐसे स्पीड्स लिखी हुई होती हैं, तो वो इसको स्पीड को मेंशन करती हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, कोर और थ्रेड्स। कोर थ्रेड्स क्या होते हैं, ये भी इसकी जो प्रॉपर जो मल्टीटास्किंग परफॉर्म करने की जो कैपेसिटी होती है ना, उसी की यूनिट्स होती हैं कोर्स और थ्रेड्स। ये रेगुलेट करती है परफॉर्मेंस को। कैसे, मेमोरी के अंदर क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज भी करती हैं डाटा की ये, ठीक है। जो भी टास्क चल रहे हैं, रेगुलर कंटिन्यू जो टास्क चल रहे हैं, उनको फास्ट एक्सेस करने के लिए कुछ टेम्परेरी जो है स्टोरेज भी इसके अंदर होती है, ठीक है। आर्किटेक्चर इसके अंदर क्या होता है, 2 तरीके के बने होते हैं, एक तो 32 बिट के होते हैं, 64 बिट के होते हैं। लो वाले में तो 32 बिट के होते हैं और हाई में 64 बिट्स के लगे हुए होते हैं। क्लॉकिंग जो कैपेसिटी होती है, इंक्रीज और क्लॉक स्पीड फॉर एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस। जितनी ज़्यादा ओवर क्लॉकिंग होगी, ठीक है, उतनी ही इंक्रीज क्या होगी, स्पीड होगी इसकी। कंपैटिबिलिटी क्या है, मस्ट बी कंपैटिबल विद द मदरबोर्ड सॉकेट टाइप। जैसे ऊपर मदरबोर्ड के अंदर सॉकेट दिखाया था ना मैंने आपको, ये हर एक मदरबोर्ड का एक स्पेसिफिक
प्रोसेसर होता है उसके अलावा उसके अंदर कोई और प्रोसेसर नहीं लग सकता, क्योंकि ये जो इसके नीचे से होते हैं ना कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे लॉक टाइप, और यही जो चीज़ है उन सॉकेट्स के अंदर जाके फिट होती है। तो ये स्पेसिफिक होते हैं, हर एक मदरबोर्ड का एक स्पेसिफिक प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो वही लगता है उसमें, उसके अलावा कोई और नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है ऑप्टिकल ड्राइव्स। ऑप्टिकल ड्राइव्स क्या होती हैं, जो भी हम CDD DVD वगैरह हम प्ले करने का काम करते हैं ना, जिनके अंदर हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे वीडियो फाइल्स हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो वो उसको रीड करने का जो काम करते हैं वो ये करते हैं, ऑप्टिकल ड्राइव्स करती हैं, इस टाइप के होते हैं। अब जो ऑप्टिकल ड्राइव्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। सबसे पहला तो डाटा स्टोरेज हो गया इसके अंदर। दूसरा आता है टाइप्स होते हैं CD-ROMs होते हैं, DVD वाले होते हैं, ब्लूरे ड्राइव्स होते हैं। कुछ ब्लूरे को विजुअलाइज करने का काम करते हैं, कुछ CD को, कुछ DVD को, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो आजकल तीनों उसके अंदर हाइब्रिड आने लग गए, ठीक है। कंपैटिबिलिटी इसके अंदर क्या आता है, मल्टीपल डिस्क फॉर्मेट, अभी जैसे बताया मैंने वो सारी इसके अंदर आने स्टार्ट हो चुकी हैं। रीड और राइट की जो इसकी स्पीड होती है उसको हम x की यूनिट के अंदर मेजर करते हैं। जैसे किसी की अगर 16S है तो मतलब उसकी मतलब स्पीड अच्छी है, ठीक है। और क्विक डाटा प्रोसेस के लिए जो x की जो यूनिट्स है वो जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा डाटा की जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट होगी। मीडिया प्लेबैक इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ है, जैसे वीडियो है, ऑडियो है, म्यूज़िक है, या कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कोई गेम हो सकता है, ठीक है। वो सारे क्या हैं इसके अंदर सेव होते हैं। उनको प्ले करने के लिए, बार बार चलाने के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई वीडियो अगर हमको देखनी है तो वीडियो की CD ले लेंगे, DVD ले लेंगे, ब्लूरे, ठीक है। तो उसके अंदर हम अब उसको एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। उसके बाद में आता है नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड क्या होते हैं, नेटवर्क कार्ड ऐसे कंपोनेंट होते हैं प्रोसेसिंग यूनिट के जो अलग अलग टाइप के जो नेटवर्क्स होते हैं उनको एनहेंस करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कंप्यूटर के साथ में वाईफाई कनेक्ट होती है, तो वो ईथरनेट केबल के साथ में, तो उसको इंटरनेट की स्पीड को एनहेंस करने का काम यही करते हैं। उसके अलावा ईथरनेट के साथ में दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर भी एक नेटवर्क बनता है कंप्यूटर का, 2 कंप्यूटर्स का, अलग अलग और भी कई कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। तो उन सब की स्पीड को एनहेंस करने के लिए, डाटा इजीली एक्सेस करने के लिए ये नेटवर्क कार्ड लगे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का काम भी कर सकते हैं, एक्सचेंज करते हैं, जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर डाटा, ठीक है। वाईफाई जैसे मैंने भी बताया था, ईथरनेट और वाईफाई के लिए अलग से होते हैं, ठीक है। स्पीड क्या होती है, वेरी स्पीड, MBPS, GBPS और डिफरेंट नीड। हर एक जो नेटवर्क कार्ड होता है उनकी जो स्पीड होती है MBPS के हिसाब से और GBPS के हिसाब से। MBPS का मतलब होता है MB पर सेकंड, कि कितने MB पर सेकंड ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और GBPS का मतलब होता है कितने GB पर सेकंड ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब जो MB GB है, इन सब ये सब क्या हैं, यूनिट्स हैं, ठीक है। इन यूनिट्स के लिए एक अलग से वीडियो आएगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इनका लॉजिक क्या है, कितनी यूनिट किसके बराबर होती है, वो सब, ठीक है। और ये जो होती हैं हर एक मदरबोर्ड के हिसाब से कंपैटिबल होती हैं, इनके अंदर केबल्स लगती हैं, हर एक मदरबोर्ड के अंदर ही कनेक्ट हो जाती हैं इजीली, ठीक है। उसको एक्सेस करने के लिए ये DVD CD को लग जाती है मदरबोर्ड के अंदर। और जो अपना कैबिनेट होता है जिसको हम केस बोलते हैं, कंप्यूटर का केस होता है, उसके अंदर भी ये इजीली फिट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है अपना साउंड कार्ड। साउंड कार्ड से आपको समझ में आ गया, साउंड की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए, ठीक है, एनहेंस साउंड क्वालिटी। और उसके अलावा ये क्या काम करते हैं, मोस्ट ऑफ तो ये जो साउंड कार्ड्स होते हैं, जो गेमिंग होते हैं, एडिटिंग PC होते हैं, उनके अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनको हर एक छोटी छोटी आवाज़ को सोच के अपना डिसीजन लेना होता है। आवाज़ कैसे आनी चाहिए, कैसे नहीं आनी चाहिए, कहाँ से आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है, मतलब वो सब कुछ विजुलाइज करने के लिए, समझने के लिए ग्राफिक्स नहीं सॉरी साउंड कार्ड का अच्छे से यूज़ किया जाता है, ठीक है। साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, क्लियर करता है, ठीक है। उसके बाद में आता है मल्टीपल चैनल सपोर्ट करता है। अलग अलग टाइप की केबल्स होती है ना, जैसे साउंड को
सुनने के लिए अलग अलग टाइप की, अलग अलग स्पीकर के अंदर अलग अलग केबल लगती है, तो वो सब पोर्ट्स इसके अंदर अपने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे हेडफोन, स्पीकर्स और माइक्रोफोन वगैरह के अलग अलग पोर्ट के हिसाब से ये कंपेटेबल होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, अगर हमने ये लगा लिए हैं, साउंड कार्ड अगर लगाए हैं, तो लेटेंसी कम होती है। मतलब कि ऑडियो की जो डिले जो आ रही है ना, मान लो अभी आवाज़ मैं बोल रहा हूँ और आपके ईयरफोन से अगर आप ब्लूटूथ लगाओगे, अगर मैं बोल रहा मैंने अभी है, मान लो मैंने 30 मिनट और 41 सेकंड पे कोई बात बोल ली है, तो वो जो आपका ब्लूटूथ के अंदर अगर सुनोगे ना आप, तो वो 30 सेकंड और कुछ 41 से ऊपर थोड़ा सा, मतलब कुछ नैनो सेकंड्स का जो है ना, वो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा उसके अंदर। तो वो सब चीज़ें रिड्यूस करने के लिए ये जो है साउंड कार्ड लगाए जाते हैं, कुछ इस नैनो सेकंड की आवाज़ के जो डिले होती है उसको कम करने के लिए। ठीक है, ये प्रोफेशनल जितने भी गेमिंग करने वाले हैं और वीडियो एडिटर हैं, ऑडियो एडिटर हैं, ये सारे यूज़ करते हैं इनको। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना हाँ, इतना ही है इसके अंदर, कई और कंपोनेंट्स भी इसके रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी आपको करने के मेन सारे इसके अंदर हो चुके हैं। और जो ये जो जितने भी हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इन सब के जो PDF वगैरह हैं, वो अपनी जो वेबसाइट है gainer-academy.in, वहाँ पे आपको जो है मिलती रहेगी साथ साथ में, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के अंदर। ठीक है, तो हमने जो है जितने भी ये प्रोसेसिंग यूनिट के जितने भी पार्ट हैं, ये देखो ये हमने सारे डिस्कशन कर लिए हैं इसके अंदर, कि इसके बारे में मदरबोर्ड, रैम, HD, SSD, PSU, GPU वगैरह, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना, उसके अंदर हम कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे कीबोर्ड के बारे में अलग, माउस के बारे में अलग, प्रिंटर का अलग, मॉनिटर का अलग। तो वो हर एक चीज़ का हम आने वाले जो पार्ट्स हैं उन सब के अंदर वो सारा कवर करेंगे। ठीक है, ताकि आपको जो है बिल्कुल शुरू से सारी बात बताते हुए बिल्कुल लास्ट तक, एडवांस लेवल तक के कंप्यूटर तक के हम यहाँ पे आपको लेक्चर देते रहेंगे। ठीक है, प्रोवाइड कराते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।